आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में टीजीटी 2021 हिंदी के 50 प्रश्नों को हल करवा चुके हैं। आज उससे आगे के 25 प्रश्नों को हल करेंगे। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। तो शुरू करते हैं। इससे पहले के जो पार्ट ना देखे हैं उन्हें देख ले। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। नंबर ए खग, नंबर बी शकुनी, नंबर सी शकुंत, नंबर डी शकुंत। तो जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं माना जाता है तो शकुंद, शकुंद को पक्षी का पर्यायवाची नहीं माना जाता है, जबकि खग, शकुनी, शकुंत जो है यह पक्षी के पर्यायवाची माने जाते हैं। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों को देखते हैं कि शकुंत शब्द पर्यायवाची पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि खग, शकुनी, शकुंत, शकुंद नहीं है, शकुंत है, पक्षी शब्द के ही पर्यायवाची हैं। पक्षी के अन्य जो पर्यायवाची हैं वो चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नवचर आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊट पटांग शब्द में समास होता है। ऊट पटांग शब्द में समास होता है। नंबर ए बहुब्रीय, नंबर बी द्वंद्व, नंबर सी द्विगु, नंबर डी तत्पुरुष। तो ऊट पटांग जो शब्द में वो माना जाता है तो ऊट पटांग में बहुब्रीय समास को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से समृद्ध नहीं था। नंबर एक प्रेम सागर, नंबर बी लाल चंद्रिका, नंबर सी रानी केतकी की कहानी, नंबर डी नासिकेतोपाख्यान। तो जो रानी केतकी की कहानी जो थी वो इंसान अल्लाह खां के द्वारा रचित थी, जो फोर्ट विलियम कॉलेज से समृद्ध नहीं माने जाते हैं, जबकि प्रेम सागर जो लल्लू लाल की रचना है, लाल चंद्रिका और नासिकेतोपाख्यान, ये जो दोनों हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम भी है। नंबर ए अंतर्वेदी, नंबर बी प्राची, नंबर सी कौरवी, नंबर डी हरियाणवी। तो जो खड़ी बोली का जो अन्य नाम है, खड़ी बोली का जो अन्य नाम जो कौरवी है, क्या है? खड़ी बोली का जो अन्य नाम जो है वो कौरवी है, जबकि हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाते हैं। कहते हैं किसको? हरियाणवी को बांगरू भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए। तो जो गुरुवे शब्द का जो सही संधि विच्छेद माना जाएगा तो वह गुरु प्लस ए जो है गुरुवो शब्द का सही संधि विच्छेद माना जाएगा। यह संधि विच्छेद जो है अयादी, गुरुवे जो है वो अयादी शब्द संधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है जो नरेंद्र शर्मा का नहीं है? नंबर ए कड़फूल, नंबर बी सूल फूल, नंबर सी प्रवासी के गीत, नंबर 4 अपराजिता। तो निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है जो नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित नहीं माना जाता है? तो वह अपराजिता जो है वो नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित नहीं माना जाता है, जबकि यह अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा रचित माना जाता है। कड़फूल, सूलफूल और प्रवासी के गीत जो हैं वो नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। अत्र कुशलम तत्रस्तु पत्र साहित्य है, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखा चित्र हैं, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा व्रत। तो यह प्रश्न जो है आयोग के द्वारा फाल्स माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं। नंबर ए दीर्घ, नंबर बी अघोष, नंबर सी महाप्राण, नंबर डी अल्प प्राण। तो जो सभी स्वर जो माने जाते हैं, सभी स्वर जो है अल्प प्राण माने जाते हैं। तो पहले और तीसरे जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और दूसरे और चौथे जो वर्ग के दूसरे और चौथे महाप्राण, तीसरे पहले तीसरे और पांचवें जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और जो सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? नंबर ए ऋषिकेश सुलभ, नंबर बी प्रदीप जायसवाल, नंबर सी सत्यकेतु विद्या अलंकार, नंबर डी डॉक्टर धर्मवीर। तो वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। नंबर ए सूत्र लिपि, नंबर बी चित्रलिपि, नंबर सी है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव लिपि मानी जाती है। तो लिपि के जो विकास क्रम में जो सबसे पहले आने वाली जो लिपि थी वह चित्रलिपि थी, उसके बाद सूत्रलिपि आई थी, उसके बाद प्रतीकात्मक लिपि और सबसे अंत में भाव लिपि आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में से कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? नंबर ए संप्रदान कारक, नंबर बी अपादान कारक, नंबर सी संबंध कारक, नंबर डी करण कारक। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में जो कारक प्रयुक्त किया जाता है तो वह अपादान कारक प्रयुक्त किया जाता है। तो किसी वस्तु के अलग होने के संबंध में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। नंबर ए नागार्जुन, नंबर बी शमशेर, नंबर सी केदारनाथ अग्रवाल, नंबर डी त्रिलोचन। तो मैं तुम्हें सौंपता हूँ, तो यह किसकी काव्य रचना मानी गई है। तो यह त्रिलोचन की काव्य रचना मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। यह हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो इसमें से जो असत्य कथन माना जाता है कि हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा से हुआ था, तो ये असत्य माना जाता है, जबकि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है, यह सही है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, यह भी सही है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, जबकि हिंदी एक संयोगात्मक भाषा नहीं है। जबकि संस्कृत जो है वो एक संयोगात्मक भाषा है और हिंदी वियोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। नंबर ए आषाढ़ महात्म्य, नंबर बी अपवर्ग पंचक, नंबर सी भक्ति सर्वस्व, नंबर डी हिंदी भाषा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना नहीं मानी जाती है, तो आषाढ़ महात्म्य जो है वो भारतेंदु जी की रचना नहीं मानी जाती है। जबकि भारतेंदु जी की जो रचना है वो बैसाख महात्म्य मानी जाती है, न कि आषाढ़ महात्म्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि न धर्म ब्रदेषु वयम समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है। नंबर ए कालिदास, नंबर बी भारवी, नंबर सी माघ, नंबर डी श्रीहर्ष। तो न धर्म ब्रदेषु वयम समीक्षते, यह सूक्ति जो है कालिदास के द्वारा रचित मानी जाती है। कालिदास से संबंधित उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि न धर्म ब्रदेषु वयम समीक्षते, यह सूक्ति महाकवि कालिदास की है। यह सूक्ति उनके ग्रंथ कुमार संभव से अवतरित है, जिसका अर्थ है कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। कालिदास 3री-4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, विक्रमोर्वशीय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। नंबर 1 नीलू नीलमा नीलोफर, भीष्म साहनी, जुलूस फणेश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत है रविंद्रनाथ कालिया, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो जो सामाजिक अवरोधों पर जो लिखा गया उपन्यास है वह नीलू नीलमा नीलोफर जो भीष्म साहनी जी के द्वारा रचित है। यह एक प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अनुरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है।
नंबर ए 4, नंबर बी 6, नंबर सी 8, नंबर डी 10। तो टीकाकार मल्लीनाथ ने जो कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो वह 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल जो है वो 1741 ईस्वी माना जाता है, जो कि राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें होती है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो जिस समास में पूर्व पद की अपेक्षा किसी अन्य पद उत्तर पद की प्रधानता होती है तो वहाँ तत्पुरुष समास माना जाता है। जहाँ दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य की प्रधानता होती है वहाँ बहुब्रीहि समास माना जाता है। जहाँ उत्तर पद की प्रधानता होती है वहाँ तत्पुरुष समास होता है, और जहाँ पूर्व पद की प्रधानता होती है वहाँ अव्ययी भाव समास माना जाता है, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सनी कज्जल चस झस लगन उपजो सुदिन सनेहू, क्यों ना निरपति हवे भोग वे लही सुदेशु सबु देहू। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बाहुग्यालता का कौन सा पक्ष प्रकट होता है? नंबर ए वैदिक ज्ञान, नंबर बी राजनीतिक ज्ञान, नंबर सी देशांतन ज्ञान, नंबर डी ज्योतिष ज्ञान। तो इनमें जो भाव प्रकट होता है वह ज्योतिष ज्ञान का भाव प्रकट माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। नंबर ए महुए का पेड़, नंबर बी रामलीला, नंबर सी पान फूल, नंबर डी हंसा जाए अकेला। तो निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की जो कहानी नहीं मानी जाती है तो वह रामलीला जो है वो मार्कंडे की कहानी नहीं मानी जाती है, जबकि रामलीला मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी मानी जाती है। महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला यह मार्कंडे की कहानियाँ मानी जाती हैं, जबकि रामलीला मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी श्याम सुंदर दास, नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है। किसने? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कूलम कसा किसका पर्यायवाची है? कूलम कसा किसका पर्यायवाची है? नंबर ए नौका, नंबर बी नदी, नंबर सी बिजली, नंबर डी रात्रि। तो कूलम कसा जो है वह नदी का पर्याय
माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। कि रात्रि के पर्यायवाची हैं रजनी, निशा, यामिनी, छड़दा, विभावरी, सरवरी आदि हैं। जबकि नौका के पर्यायवाची हैं तरड़ी, जलयान, तरी, नाव आदि हैं। और बिजली के जो पर्यायवाची हैं दामिनी, चपला, चंचला, सौदामनी, घनप्रिया आदि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं न भूपाल में थी। तो उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण हैं? नंबर ए अर्थान्यास, नंबर बी परिसंख्या, नंबर सी विभावना, नंबर डी अपहुति। तो जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में न थी न भोपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियों में परिसंख्य अलंकार का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? नंबर ए लंदन, नंबर बी पेरिस, नंबर सी न्यूयॉर्क, नंबर डी दिल्ली। तो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो न्यूयॉर्क को सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लोट लकार संभाव्य काल, तो यह पहला ही सही नहीं है, क्योंकि लोट लकार जो होता है वो आज्ञार्थक होता है, न कि संभाव्य काल। जबकि लट लकार वर्तमान काल है, लट लकार भविष्य काल है, लट लकार भूतकाल है। यह सभी सही माने जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लकारों को देखते हैं कि लट लकार वर्तमान काल, लड़ लकार भूतकाल, लट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञा प्रार्थना काल, विधि लिंग चाहिए के अर्थ में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। नंबर ए राजा, नंबर बी खेत, नंबर सी किसान, नंबर डी दाहिना। तो इनमें से जो तद्भव शब्द नहीं माना जाता है, तो राजा को तद्भव शब्द नहीं माना जाता है, जबकि राजा एक तत्सम शब्द माना जाता है। आगे देखते हैं कि राजा का जो तद्भव होता है वह राय होता है, क्षेत्र का तद्भव खेत होता है, कृषक का तद्भव जो है किसान होता है, और दक्षिण का जो तद्भव है वो दाहिना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी हैं। यह कथन किसके प्रति है? तो यह कथन जो माना गया है यह चंद्रधर शर्मा जी का यह कथन माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से महाकाव्यों के लक्षण के
विषय में एक कथन असत्य है तो इसमें से सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सही नहीं माना गया है। सभी नाटक में संधियाँ होती हैं, यह सही है। यह सर्गों में विभक्त होते हैं, यह भी सही है। इसके आरंभ में देवा आदि को नमस्कार आशीर्वाद वस्तु निर्देश होता है, यह भी सही माना गया है। लेकिन इसमें सभी रस प्रधान होते हैं, यह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है। नंबर ए 10 लाख, नंबर बी 1 लाख, नंबर सी 5000, नंबर डी 10,000। तो जो अयुतम शब्द जो है वो 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि 5,000 को 10,000 के लिए अयुतम शब्द प्रयुक्त होता है, जबकि 5,000 के लिए पंच सहस्त्रम, 1 लाख के लिए लक्षम, 10 लाख के लिए न्यूनतम और प्रियतम। तो 10 लाख के लिए न्यूनतम और प्रियतम दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है और 10,000 के लिए अयुतम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए तो आ से पहला आता है 10,000। 10,000 की संख्या कम होती है तो वह आ से स्टार्ट होती है, ऐसे याद कर सकते हैं। ये दोनों कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। 1 अरब को अरबुदम कहते हैं, 10 अरब को 10 अरबुदम कहते हैं, 1 खरब को खरबम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। नंबर ए नेमीचंद जैन, नंबर बी धर्मवीर भारती, नंबर सी इलाचंद्र जोशी, नंबर डी उपेंद्र नाथ अस्क। तो चेहरे अनेक जो किसकी आत्मकथा मानी जाती है, तो यह उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा की आत्मकथा मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। नंबर ए प्रथमा, नंबर बी द्वितीय, नंबर सी तृतीया, नंबर डी चतुर्थी। तो जो नमः के योग में जो विभक्ति मानी जाती है तो वह चतुर्थ विभक्ति मानी जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अतः नमः, स्वाति, स्वाहा, अलम आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ नमः शब्द अपव्यय के रूप में नमस्कार शब्द प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी जो है यह सही नहीं है, जबकि प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे प्रभा खेतान के द्वारा रचित है। ठीकरे की मंगनी नासरा शर्मा के द्वारा रचित है और अग्निपंखी जो है सूर्यबाला के द्वारा रचित है, लेकिन एक जमीन मृदुला गर्ग के द्वारा रचित नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। नंबर ए चंद्रकिशोर जायसवाल, नंबर बी रमाकांत श्रीवास्तव, नंबर सी रमणिका गुप्ता, नंबर डी संजीव। तो मर गया दीपनाथ नामक जो चर्चित कहानी के जो लेखक माने जाते हैं तो वह चंद्रकिशोर जायसवाल माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि विखंडनवाद का जनक माना जाता है। नंबर ए रूसो को, नंबर बी देरदा को, नंबर सी सॉशूर को, नंबर डी रिचर्ड को।
तो विखंडनवाद का जो जनक माना जाता है तो वह देरिदा को विखंडनवाद का जनक माना जाता है, जबकि विज्ञानवाद का जनक जो है वो सोसूर को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? नंबर ए मगन ठाकुर, नंबर बी आलो उजाला ने, नंबर सी नसरुद्दीन हुसैन ने, नंबर डी शुजाउद्दौला ने। तो पद्मावत का जो बंगला अनुवाद किया था यह आलो उजाला ने किया था। किसने पद्मावत का जो बंगला में अनुवाद किया था वह आलो उजाला ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? नंबर ए कालिदास, नंबर बी भारवी, नंबर सी भरत भवभूति, नंबर डी बाणभट्ट। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण शब्द का जो प्रयोग किया है वह भवभूति ने किया है। कुछ महत्वपूर्ण संप्रदायों को देखते हैं, इनसे एक न एक प्रश्न जरूर बनता है कि स्मार्ट संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह शंकराचार्य को माना जाता है। रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो विष्णु शर्मा को माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो निम्बकाचार्य जी को माना जाता है। सखी या हरि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह स्वामी हरिदास को माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो वह है भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। भारत भारती जो है यह 1912 में रचित मानी जाती है, साकेत 1931 और यशोधरा 1932, जय भारत 1952 में रचित मानी जाती है। यह सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। मैथिली शरण गुप्त को एक राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी जी ने दी थी और इन्हें साहित्य के जगत में दद्दा उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? नंबर ए 15, नंबर बी 18, नंबर सी 20, नंबर डी 24। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में जो छंदों का प्रयोग किया है वह 24 छंदों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन हैं? नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, नंबर बी नागार्जुन, नंबर सी रामविलास शर्मा, नंबर डी मुक्तिबोध। तो शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की यह पंक्ति जो है रामविलास शर्मा के द्वारा
रचित मानी जाती हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम कल की क्लास में हल करेंगे। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।